Recording is on. यार कैसे अनपिन करना तो स्टार्ट करते हैं अभी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यार शुरू करें या नहीं अभी, या किसी का वेट करना है? स्टार्ट करें। चलो करते हैं फिर। तो दिस इज़ द थर्ड सेशन एंड इसके अंदर आज का टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, और आगे जो पे बैक्स वगैरह हैं इसके अंदर वो सारा कुछ कवर करेंगे इसके अंदर ना आज ही। सो फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर सबसे पहली चीज़ तो सिंपल इंटरेस्ट आता है ना, जब हम डिपॉजिट वगैरह करते हैं बैंक के अंदर। तो जो इंटरेस्ट हमें देता है बैंक, तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। जैसे साल के हिसाब से वो देता है कि हमें जैसे हम उसी के अंदर डिपॉजिट करते हैं, लाइक के $1000 हमने डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक ने हमें कहा है कि 5% पर एनम हमें इंटरेस्ट देगा 5 साल के लिए। तो मतलब 5 साल के हिसाब से मिलाकर देखें तो हमें वो सिर्फ 25% इंटरेस्ट दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। कोई मतलब आगे दोबारा से री इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही वो वाले इंटरेस्ट के, वो बस एक सिंपल तरीके से 5% 1 साल का दे रहा है, 5 साल का मिला जमा करके उससे 25% देना है हमें। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। और इसका फार्मूला होता है कि ये एस इज इक्वल, एस का मतलब होता है कि इंटरेस्ट की अमाउंट, और पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल। जो हमने डिपॉजिट जितनी अमाउंट की होती है ना, उस अमाउंट को कहते होते हैं प्रिंसिपल। और आर होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना रेट हमें वो दे रहा है जो भी बैंक वगैरह हमें जितना रेट प्रोवाइड कर रहा है, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एन होता है कि नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ ईयर्स आप कह लो। तो ये होता है कि अमाउंट कितनी हमें इंटरेस्ट की मिलेगी पूरी इस इन्वेस्टमेंट के साथ। और इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम अभी जितनी प्रिंसिपल है हमारा, मतलब जितना हम डिपॉजिट कर रहे हैं अभी, उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 + आर, मतलब कि जो जितना इंटरेस्ट का रेट दे रहा है, जैसे 5% दे रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे उससे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ या नंबर ऑफ पीरियड्स जो भी दिए हुए हैं उसने। तो 5 साल अगर इमेजिन करें तो हम 5 साल को मल्टीप्लाई करेंगे 5% के साथ और जमा करेंगे 1 के अंदर, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जितनी हमने डिपॉजिट की है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1000 डिपॉजिट किया, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। तो हमारे पास वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो इन सारे इंटरेस्ट के बाद हमारे 5 साल के बाद हमारे पास क्या वैल्यू होगी उस बैंक अकाउंट के अंदर। और इसके अंदर कुछ असम्पशन्स ये होती हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के अंदर, कि जिस टाइम आपने डिपॉज़िट किया है ना, उस साल को हम एज़ ईयर ज़ीरो लिखते होते हैं। ईयर ज़ीरो का मतलब होता है वो वाला टाइम जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है या डिपॉज़िट किया है, उस टाइम को कहते होते हैं ईयर ज़ीरो। और ईयर 1 या N1 उसे कहते हैं जब वो पहला साल आपका ख़त्म हो जाता है। मतलब कि एक ही साल को हम एयर ज़ीरो भी कहते हैं और एयर वन भी कहते हैं। एयर ज़ीरो उसके शुरू में, उसे जिस टाइम हमने शुरू किया होता है डिपॉज़िट या इन्वेस्टमेंट, उसे एयर ज़ीरो कहते हैं, और आखिर में उसे एयर वन कहते होते हैं। क्लियर है इतना? गाइस माइक ऑन कर लें। माइक ऑन प्लीज़। गाइस माइक ऑन कर लो प्लीज़। गाइस माइक ऑन करो भैया। आगे चलें? अच्छा ठीक है। अभी हम अगले के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट।
कम जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह होता है कि जो हमें इंटरेस्ट की वैल्यू मिलती है ना साल के अंदर, वो भी आके री इन्वेस्ट हो जाती है। कि जो हमें इंटरेस्ट उस पूरे साल के अंदर मिला होता है, वो भी आके ना री इन्वेस्टमेंट हो जाती है उसके इंटरेस्ट के भी ना आगे। इस तरह होता है कि लाइक इफ फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे हमने $1000 है जो हमने डिपॉजिट किए हैं बैंक के अंदर, बैंक हमें 5% इंटरेस्ट दे रहा है कि 1 साल का। लेकिन वो कह रहा है कि वो वाला जो 5% है ना, वो 1 साल के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा और उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे 1000 का हमें मिलना था, $50 हमें इंटरेस्ट के तौर पर मिलने थे 5% के हिसाब से। और जब अगले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो हमारा प्रिंसिपल की अमाउंट 1000 नहीं होगी बल्कि 1050 होगी। और फिर 1050 के ऊपर हमें 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, वो जितना भी बनेगा उससे भी आगे री-इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और आगे वाले जो अगले पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो कंपाउंडिंग का इस तरह मतलब होती रहती है साथ-साथ ना इस इंटरेस्ट की। तो री-इन्वेस्टमेंट के साथ ये होता है कि जितना आपको वो इंटरेस्ट का अमाउंट शो हो रही होती है ना, कि जितनी परसेंटेज शो हो रही होती है, उससे ज़्यादा ही आपको मिलती होती है, क्योंकि वो पहले वाला भी री-इन्वेस्टमेंट हो जाती है ना उसकी भी। और इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इस तरह करना होता है कि प्रिंसिपल की अमाउंट जो होती है ना हमारी, जैसे जो हमने अमाउंट डिपॉज़िट की होती है, उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ और प्लस करते हैं आई, मतलब के रेट ऑफ़ इंटरेस्ट को कहते हैं। एक पीरियड के रेट ऑफ़ इंटरेस्ट को। एन नहीं, मतलब आर और आई के अंदर थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है, वो मैं बाद में बताता हूँ। कि आई वो होता है कि जो आपका इफ़ेक्टिव रेट ऑफ़ इंटरेस्ट होता है। और बस छोड़ो इसे, वो अगले टॉपिक के अंदर क्लिक वो हो जाएगा कवर। और एन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पीरियड्स। भैया कोई और आया है? क्या होगा? उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। नहीं, इस तरह होगा कि जो अमाउंट आपको इंटरेस्ट मिली है ना, इंटरेस्ट के तौर पर आपको मिलता है जो अमाउंट, उसके ऊपर भी आपको नई वाली जो इंटरेस्ट आपको मिलती है ना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट अगली वाली वैल्यू पर भी मिलता है। जैसे पहले 1000 पे इंटरेस्ट मिलना था पहले पहले साल आपको, दूसरे साल आपको 1050 पे मिलेगा। तीसरे साल आपको एक 1100 और कुछ अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, मतलब वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट करके देगी ना। तो समझ आया इतना? फ्यूचर वैल्यू और ये नॉमिनल इंटरेस्ट वगैरह हैं। अभी अच्छा, जिस तरह कंपाउंडिंग होता है ना, इसका बिल्कुल रिवर्स जो चीज़ होती है उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग तो हम इसलिए करते हैं ये देखने के लिए कि इस डिपॉज़िट की हमारी फ्यूचर में वैल्यू कितनी होगी। लाइक कि अगर अभी हम इतना डिपॉज़िट कर देंगे इतने इंटरेस्ट के रेट पर, तो हमें फ्यूचर में कितना मिलेगा। लेकिन इसका अगर बिल्कुल उल्टा देखें तो वो होता है डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि हमें फ्यूचर की वैल्यू पता होती है, लेकिन हमने प्रेज़ेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो उसके लिए भी यही फ़ॉर्मूला यूज़ होता है ऊपर वाला कंपाउंडिंग वाला, लेकिन इसे बस रिवर्स कर देना होता है। ये 1 प्लस आई की पावर जो n है, इसे उसके नीचे डिवाइड करवा देना होता है, तो आगे मतलब इस तरह ही हो जाएगा। इस फ़ॉर्मूला को दोबारा से लिखें ना, तो इसकी ये वाली अमाउंट बनती है। इस तरह मतलब फ़ॉर्मूला बनता है। और ये वाली जो होता है, भैया ये हो क्यों नहीं रहा? अच्छा, ये वाले जो होता है ना, इस वाली चीज़ को कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्योंकि ये हमारी वैल्यू बताता है हमारे रुपीज़ की तो नहीं, डॉलर्स की, जो हमारी वैल्यू बताता है कि अभी प्रेज़ेंट वैल्यू क्या है, जो हमें फ्यूचर में जाकर मिलेगी तो उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू क्या होगी। तो क्लियर है? गाइस क्लियर है? भैया आवाज़ आ रही है? आगे चलते हैं चलो। सो अभी आगे हम देखते हैं कंपाउंडिंग के बाद होता है कि आगे कंपाउंडिंग के बाद कंपाउंडिंग के अंदर इस तरह होता है कि हमें वो इंटरेस्ट का रेट बताते होते हैं। जैसे अभी ये ज़रूरी नहीं होता कि कंपाउंड हमारे 1 साल के बाद ही कंपाउंड होगा। वो कई मर्तबा इस तरह भी होता है ना, कई बैंक्स आपको इस तरह कह देती होती हैं कि हर महीने ही आपको कंपाउंड कर कर देंगे हम इंटरेस्ट ना। मतलब इंटरेस्ट का रेट आपको बता देती हैं, लेकिन ये भी कहती हैं साथ कि हम हर महीने कंपाउंड करेंगे, हर हफ्ते कंपाउंड करेंगे, या हर रोज़ ही कंपाउंड करेंगे। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो होता है जो सिंपल उन्होंने इंटरेस्ट रेट आपको बता दिया कि 1 साल का ये इंटरेस्ट रेट है, लेकिन कंपाउंडिंग हम अलग से करेंगे उसके ऊपर। तो कंपाउंडिंग के बाद तो वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बन जाता है ना, वैसे शो चाहे वो कम हो लेकिन वो बन तो ज़्यादा ही जाता है, देखा जाए तो उसे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो ईएआरपी इसे कहते हैं। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह होता है कि वो आपकी ना कंपाउंडिंग जितनी फ्रीक्वेंसी से कंपाउंडिंग होगी उतना ज़्यादा ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये आपके एग्ज़ैक्ट अमाउंट ही तकरीबन कैलकुलेट करके दे देता है कि इतने मतलब बार कंपाउंडिंग होगी 1 साल के अंदर तो इसका क्या इंटरेस्ट रेट बन जाएगा। जैसे अगर 10% कंपाउंडिंग है नहीं 10% इंटरेस्ट रेट है 1 साल का और बैंक हमें कहता है कि ना ये हर महीने कंपाउंड करके देंगे। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तो वो 10% ही शो हो रहा है। लेकिन जो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमें ये कैलकुलेट करके देगा कि अगरचे ये 10% शो हो रहा है लेकिन ये हर महीने का कंपाउंड हो रहा है तो इसकी ये वैल्यू थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस का फार्मूला इस तरह होता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1 प्लस आर आर मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना 1 साल में मिलेगा आपको और डिवाइड करना है कि एन के साथ। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स 1 साल के अंदर। जैसे अगर हर महीने ही वो कंपाउंड हो रहा है तो 12 से डिवाइड करेंगे और हर हफ्ते हो रहा है तो 52 से डिवाइड करेंगे और कुछ-कुछ अगर हर दिन भी हो रहा है तो 365 से डिवाइड करेंगे। और जितनी बार हमने मतलब डिवाइड करना है ना 1 साल में तो उतनी पावर लेनी है इसकी। जैसे 1 हफ्ते में वो हर हफ्ते ही हमें कंपाउंड करके दे रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो फिर हम उसे डिवाइड करेंगे 52 के साथ और उसके जो इन दोनों को 1 के साथ प्लस कर कर उसकी जो पावर लेंगे, वो भी 52 होगी। 1 साल का हमने देखना है। इज़ देयर समथिंग एल्स? और उसके अंदर से -1 कर देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अभी आप एग्ज़ाम्पल के लिए अज़्यूम करो 10% तो अभी आप कैलकुलेट करो तो 1 प्लस 10% क्या बनता है? 0.1 डिवाइडेड बाय और ये हर महीने फॉर एग्ज़ाम्पल कंपाउंड हो रहा है। तो इसकी पावर भी 12 होगी और डिवाइड भी 12 से करेंगे और -1 कर देंगे एंड पर तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें शो कर रहा है कि 10% के आगे भी 10.47% मतलब 10.5% हमें साल में मिल जाएगा। चाहे अगर ये हमें 10% भी शो कर रहा है लेकिन अगर ये हर महीने कंपाउंड करके देगा तो हमें 10.5% मिलेगा वैसे जो ओरिजिनल तो नहीं वैसे जो एक्चुअल में मिलेगा। क्लियर है? इज़ क्लियर? अच्छा तो आगे चलते हैं फिर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस तरह होता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के अंदर ना अगर तो हमें कोई एक अमाउंट है वो हमें फ्यूचर में जाकर मिलेगी, तो उसकी वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू वो वाली अमाउंट जो हमारे पास अभी पड़ी है। जैसे अगर आपको कोई कहे कि आपको $50,000 हैं वो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे और कोई आपको कहे कि ना अभी आपको $30,000 मिलेंगे। तो ऑफ़ कोर्स दोनों इक्वल तो नहीं है, चाहे वो देखने में $50,000 लग रहे हैं, देखने में ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू मतलब उतनी ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन भी साथ-साथ होती रहती है। और अगर हम कहीं पर डिपॉज़िट कर दें या इन्वेस्ट कर दें, तो हमें रेट ऑफ़ इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल जाता होता है। तो इसके लिए फिर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते होते हैं टाइम की ना, तो इसके लिए 1 मिनट। तो उसके मेन रीज़न्स यही होती हैं कि इन्वेस्टमेंट तो पोटेंशियल अगर हमारे पास अभी होगी मतलब वो वाले पैसे अगर हमारे पास अभी पड़े होंगे, तो हम उसे किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी भी। और अनसर्टेनिटी इस तरह होती है कि जैसे आपका बिज़नेस है तो उसके अंदर अचानक से आपको ज़रूरत पड़ जाती है कैश की, कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का लॉस हो जाता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ जाता है आपके उस पीरियड के अंदर तो फिर आपको कैश की ज़रूरत होती है। तो आपके पास अभी कैश मौजूद होगा तब तो आप उसे हैंडल कर लोगे, अदरवाइज़ फिर आपके लिए इश्यू होगा बाद में। तो इसके लिए इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को साथ कंसीडर करते होते हैं और तीसरा फैक्टर इसके अंदर होता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन इज़ लाइक के जो आपके महँगाई होती है इन्फ्लेशन मीन महँगाई एंड इसकी वज़ह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो प्राइसेज़ होती हैं चीज़ों की तो वो भी ज़्यादा हो जाती हैं सॉरी। तो आपके पास जो भी करेंसी वग़ैरह होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए अगर 50,000 अगर आपको बाद में 3 साल के बाद या 5 साल के बाद मिलेगा तो इन्फ्लेशन को भी उसका इफ़ेक्ट जाएगा ना उसके ऊपर। अगर आज आप 30,000 के साथ कोई चीज़ बाय कर सकते हो तो हो सकता है वो आप 5 साल के बाद 70,000 हो जाए उस चीज़ की प्राइस। तो इन्फ्लेशन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करने का वो पहले वाला ही फ़ॉर्मूला है कि डिस्काउंटिंग वाला, कि ये वाला प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो पावर लेंगे वो एन लेंगे।
एंड मतलब कि कितने पीरियड्स या कितने साल के बाद वो हमें उतने पैसे मिलेंगे। और जो ये वाली चीज़ होती है 1/1 + i की जो पावर नेगेटिव में अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो वो उसी तरह ही हो जाता है कि इसकी पावर n लेंगे। तो ये जो होता है ये डिस्काउंट फैक्टर भी इसे कहते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर या डिस्काउंट फैक्टर। क्लियर है इतना? तो क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट जो है इसका कैश फ्लो का, जैसे एक होते हैं परपेचुटी और एक होती है एन्युटी। तो एन्युटी इस तरह होती है कि हमें एक फिक्स पीरियड्स के हिसाब से हमें ना वो जब डिपॉजिट करते हैं ना हम लोग, तो हमें फिक्स पीरियड के लिए हमें मिलता रहता है। स्लाइड शेयर कर देना ग्रुप में, अच्छा ठीक है। मैं आपको शेयर ग्रुप में चलो सेंड कर दूंगा। अच्छा, तो एन्युटी इस तरह होती है कि आपको ना कुछ सालों के लिए कोई चीज़, जैसे आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हो या डिपॉजिट करते हो बैंक के अंदर या कुछ भी होता है, तो इस तरह वो आपको ना वादा ही करते हैं, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आपको इतने साल के लिए, जैसे 3 साल या 5 साल के लिए आपको हर साल ही 10-10 हज़ार डॉलर्स देंगे। तो वो होती है एन्युटी। और कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं जो आपको ये प्रॉमिस कर लेती हैं आपके साथ कि आपको लाइफ टाइम देंगे। लाइफ टाइम मतलब कि फॉर एवर इन्फिनिटी हो गया। तो लाइफ टाइम ही आपको वो देते रहते हैं साथ-साथ, जैसे $10,000 की अमाउंट देते रहते हैं या $5,000 की। तो हमने वो भी कैलकुलेट करनी होती है कि अगर अभी हम इसके अंदर कितना इन्वेस्ट मैक्सिमम कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू उतनी है भी कि अभी उसके लिए हमें इनिशियली डिपॉज़िट भी करना होता है ना, तो उसकी इतनी वैल्यू है भी कि हम इसके लिए डिपॉज़िट करें या नहीं। तो उसके लिए हम एन्युटी और परपेचुइटी की भी प्रेज़ेंट वैल्यू देखते होते हैं कि जो हमें इसके बाद जो कैश मिलेगा, जो मतलब पूरे आगे आने वाले सालों के अंदर जो कैश मिलेगा, तो उसकी इतनी वैल्यू है कि हम अभी का जितना हमारा कैश पड़ा है कि हम इसके अंदर डिपॉज़िट कर लें। तो उसके लिए हम एन्युटी का, अगर तो ईयर 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी आपने इन्वेस्टमेंट की है और उसी टाइम ही अगर आपको वो मिलना शुरू हो गया है, क्या मिलना शुरू हो गया? अब बेनिफिट वगैरह अगर अभी से आपको मिलना शुरू हो गया, तो उसके लिए फ़ॉर्मूला और होता है, और अगर आपको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद मिलना शुरू हुआ है, तो उसका फ़ॉर्मूला थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। अगर तो एन्युटी जो है, जो एक नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए, जैसे 3 साल या 5 साल के लिए, अगर 10 साल के लिए भी, या जितने साल के फिक्स नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, तो वो एन्युटी होगी। तो एन्युटी का फ़ॉर्मूला इस तरह होता है कि प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज़ इक्वल टू एनुअल कैश इनफ्लो, मतलब कि कितना कैश वो हमें आपको देगा। एनुअल कैश फ्लो और मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या होता है? एनुइटी फैक्टर वैसे तो हमारे सिलेबस के अंदर कैलकुलेट करना, तो इसकी कैलकुलेशंस वगैरह तो नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, ये ना हमें पेपर के अंदर खुद ही दे देगा। वैसे मैम ने वैसे आई थिंक बताया हुआ है, लेकिन उधर लिखा हुआ है कि ये पेपर के अंदर खुद से गिवन होगा, तो इसलिए इसका फार्मूला वगैरह याद करने की भी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। ये एनुइटी फैक्टर हमें उतने साल का लेते हैं कि जितने साल हमें मिलेगी ना, जैसे अगर आपको वो कह रहा है कि अभी आप इतना डिपॉज़िट कर लो, और आपको आने वाले 5 सालों के लिए हम 10-10 हज़ार डॉलर्स देंगे, तो हम 5 साल का एनुइटी फैक्टर नहीं लेंगे, हम 1 साल उसमें से कम कर देंगे। हम 4 साल का एनुइटी फैक्टर लेंगे और जमा कर देंगे 1 के साथ, उससे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे जितना वो हमें कैश दे रहा है हर साल। तो फिर ये आपको प्रेज़ेंट वैल्यू आ जाएगी एन्युटी की। अगर तो ये उस टाइम है कि अगर आपको फ़ौरन ही इन्वेस्टमेंट के फ़ौरन बाद ही आपको पैसे देना शुरू कर रहा है, मतलब कैश फ्लो आ रहा है आपके पास फ़ौरन ही, कि एयर ज़ीरो के ऊपर। और इसके अंदर n-1 का यही मतलब होता है, जितने सालों के लिए वो आपको एन्युटी दे रहा है ना, उसमें से 1 साल को माइनस कर देना है। अकाउंटिंग फैक्टर 1 साल कम कर लेना है और उसके अंदर जमा कर देना है 1 को, और फिर मल्टीप्लाई कर दें एनुअल कैश इनफ्लो के साथ। तो ये प्रेज़ेंट वैल्यू आ जाती है एन्युटी की। और परपेचुइटी की भी इसी तरह ही होती है कि परपेचुइटी की जो प्रेज़ेंट वैल्यू होती है ना, पहले परपेचुइटी वो ये होती है ना, फॉरएवर आपको लाइफ़ टाइम के लिए मिलता रहता है जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं। तो परपेचुइटी का जो भी इनफ्लो होता है ना, पूरे साल के अंदर जितना भी कैश आपको मिलता है, उसे डिवाइड करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको गिवन होगा पेपर के अंदर ना, तो उसे डिवाइड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और जमा करते हैं कि 1 साल के अंदर दोबारा से आपको कितना मिलता है। तो ये फ़ॉर्मूला होता है प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का, अगर आपको फ़ौरन ही वो रिसीव हो रहा है बेनिफिट वगैरह ना, ईयर 0 पर अगर हो रहा है। तो एनुअल कैश फ्लो को डिवाइड करेंगे आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और जमा कर देंगे दोबारा से एनुअल कैश फ्लो। क्लियर है इतना?
ओए, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी? मोए, मेरी आवाज़ आ रही थी? नहीं, पहले आ रही थी। अभी जब से मैंने ये पेज खोला हुआ है। इधर मैंने अभी देखा ये म्यूट था, मुझे लगा शायद पता नहीं कब से म्यूट है, ये अभी हाथ लगा होगा शायद। अच्छा, आगे चलते हैं फिर। इस तरह जिस ये अभी पहले साल, जैसे पहला साल भी नहीं, या फ़ौरन बाद जिस अगर एन्युटी या परपेचुइटी रिसीव हो तो इसका ये फ़ॉर्मूलेज़ होता है। और अगर तो 1 साल के बाद या फिर 2-3 जितने भी सालों के बाद अगर रिसीव होगा तो उसका फ़ॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। और उसके फ़ॉर्मूलेज़ 1 मिनट आगे शेयर करता हूँ। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है कि एन्युटी की और परपेचुइटी की। कि एन्युटी वो होता है कि जो कांस्टेंट कैश फ्लो जो है ना आपको फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मिलता रहता है। और परपेचुइटी वो होता है कि जो कांस्टेंट जो कैश फ्लो, मतलब एक जितने कैश फ्लो मिलते हैं ना हर साल, कि वो आपको ना फॉर एवर मिलता रहता है। और फार्मूलेज वगैरह ये आगे डिस्कस करते हैं। और एन्युटी फैक्टर का फार्मूला ना भी याद करो तो कोई इतना मसला नहीं है, ये वैसे भी गलत लिखा था मैंने। इसका मैंने सही तरह से लिखा ही नहीं था। अगर तो आपको एन्युटी या परपेचुइटी 1 साल के बाद रिसीव हो रही है तो उसका फ़ॉर्मूला ये होगा कि परपेचुइटी का जो होगा ना, परपेचुइटी का होगा कि एनुअल कैश जो आपको मिल रहा है ना, कैश फ्लो जितना भी आपको साल में मिल रहा है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय आई के साथ। आई मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। और उनमें उसमें से माइनस कर देंगे क्या माइनस करेंगे? 1 मिनट। एएफ क्या होता है? एन्युटी फैक्टर को माइनस करेंगे उतने सालों के लिए जितने सालों के लिए हमें कुछ भी मतलब कैश नहीं मिला। जैसे हमें 30 साल से परपेचुइटी फॉर एग्जांपल शुरू हुई है, तो हम एनुअल कैश फ्लो जैसे 5,000 है तो 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे और 10% इंटरेस्ट रेट है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0.1 या 10%। और उसमें से पहले माइनस करेंगे एन्युटी फैक्टर 3 सालों का, क्योंकि वो 3 सालों के बाद हमें कैश रिसीव हो रहा है ना, मतलब बेनिफिट मिलना शुरू हुआ है। तो हम उसमें से ना उतने सालों का एन्युटी फैक्टर माइनस करेंगे जितने सालों के लिए हमें हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं था, ठीक है? और एन्युटी का भी इसी तरह का होता है कि कैश फ्लो होता है ना, जो आपका 1 साल के अंदर कांस्टेंट जितना भी मिलता है, उसे मल्टीप्लाई करते हैं कि एन्युटी फैक्टर पहले साल से जो आखिरी साल तक है। जैसे हमें तीसरे साल से मिलेगा 5 सालों के लिए, मतलब टोटल 8 साल तकरीबन पूरे हमारे लग जाएँगे। तीसरे साल से 5 सालों तक, 3 सालों के बाद 5 सालों तक, ये तकरीबन 8 साल बन जाएँगे। तो 8 सालों का एन्युटी फैक्टर में से माइनस करेंगे जितने सालों के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला। तो पहले साल से तीसरे साल तक हम उसे माइनस करेंगे तो फिर एन्युटी फैक्टर 8 सालों के में से एन्युटी फैक्टर 3 सालों का माइनस करेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एनुअल कैश फ्लो के साथ जितना भी हमें कांस्टेंट मिल रहा है। तो ये एन्युटी का हो जाएगा। और इन इसका एक और फार्मूला भी होता है। अगर 1 साल के बाद शुरू हो रहे हैं तो एन्युटी और परपेचुइटी का एक फार्मूला और भी होता है इसे, वो होता है डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर ना। परपेचुइटी का इस तरह होता है कि कैश जितना भी आपको मिलता है ना उसे डिवाइड करेंगे आई के साथ, जो पहली बार हमने किया था उस तरह ही। लेकिन मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर उतने सालों का जब तक हमें कुछ भी नहीं मिला। जैसे 3 साल के बाद अगर मिलना शुरू हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर 3 सालों का, ठीक है? और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इस तरह होती है कि एनुअल कैश फ्लो जितना भी आपको मिल रहा होता है ना उसमें उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग अकाउंटिंग नहीं एन्युटी फैक्टर उतने सालों का जितने सालों का हमें बेनिफिट मिलेगा, मतलब जितने सालों का मिलेगा। 5 सालों के लिए मिलेगा तो 5 साल का। तीसरे साल से जैसे तीसरे साल से शुरू होगा 5 सालों तक, 5 सालों का तिकर का मतलब 8 साल तक लास्ट। तो 5 साल इसके अंदर मिल रहा है ना, मतलब हमें 5 साल का बेनिफिट 5 सालों के लिए मिल रहा है। तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम एन्युटी फैक्टर 5 सालों तक का और मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर उतने सालों का जब तक हमें कुछ भी नहीं मिला। 1 मिनट। हाँ, कि हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर उतने सालों तक है जब तक हमें कुछ भी रिसीव नहीं हुआ था। जैसे पहले 3 साल हमें कुछ भी नहीं मिला तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है? क्लियर है इतना? चैप्टर ही पूरा हो गया वैसे। अभी फिर ये स्टडी अप कर लेते हैं। इसके असल में ना ये वाले चैप्टर की मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई हुई तो इसका इधर से वैसे ही देख लो कि डिफरेंस।
कल कैश बजट का भेज देना। हाँ, कैश बजट कल कर लेंगे। अभी ये उसका आगे इन्वेस्टमेंट जो अप्रेज़ल है उसके आगे ये उसी का पार्ट है, जो 18 चैप्टर है ना, पे बैक्स वगैरह और एनपीवी, ये उसी का ही पार्ट है। इससे के अंदर उसने ये बताया हुआ है कि प्रॉफिट के अंदर और कैश फ्लो के अंदर क्या डिफरेंस होता है। प्रॉफिट तो वो होता है कि हमने रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर कर हमने जो निकालना होता है वो प्रॉफिट होता है। लेकिन उसके अंदर कुछ रेवेन्यूज ऐसे होते हैं जिनका हमें कैश नहीं मिला होता, जैसे रिसीवेबल वगैरह। और कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिसका हमने कुछ पे ही नहीं किया होता, लाइक डेप्रिसिएशन को भी एज एक्सपेंस हम चार्ज करते हैं और उससे प्रॉफिट में माइनस कर देते होते हैं। लेकिन हमने उसके लिए कैश तो पे नहीं किया, तो हम उसे नेट कैश फ्लो के अंदर हम इंक्लूड नहीं करते होते हैं। नेट कैश फ्लो वो होते हैं कि हमने साल के अंदर कितना रिसीव किया है कैश और कितना माइनस, मतलब कितना हमने पे किया है, तो उसे माइनस करके नेट कैश फ्लो निकलता है। प्रॉफिट का निकलता होता है रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर कर। और जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कोई नया एसेट वगैरह खरीदते हैं तो वो एसेट एक्सपेंडिचर होता है ना, तो वो एक्सपेंस के अंदर नहीं जाता प्रॉफिट के टाइम। तो हम उसे एसेट एक्सपेंडिचर को की तरह ट्रीट करते हैं और उसका प्रॉफिट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन हमने तो कैश पे कर दिया होता है, तो प्रॉफिट तो मतलब चाहे हमारा ज़्यादा शो हो रहा है, लेकिन हमने तो इस साल काफ़ी ज़्यादा कैश पे कर दिया ना, कि जब नॉन करंट एसेट जब हमने बाय किया है, तो कैश फ्लो के अंदर हम उसे भी इंक्लूड करते हैं एज़ अ पेमेंट, इंक्लूड करते हैं कि हमारे कैश फ्लो में से निकला है, वो इतना हमने पे किया है। चाहे वो हम मतलब कैपिटलाइज़ कर लिया है या हमने एक्सपेंस नहीं बनाए, वो मैटर नहीं करता। इसके अंदर सिर्फ़ ये देखना होता है कि कितना हमने कैश दिया और कितना हमें मिला है। ये नहीं है कि एक्सपेंस था या नहीं था वगैरह-वगैरह। और इसी तरह क्रेडिट परचेज़ और सेल्स का होता है कि जब हम प्रॉफ़िट कैलकुलेट करते हैं तो हम रिसीवेबल को भी एज़ अ रेवेन्यू कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन रिसीवेबल का हमें कैश तो अभी मिला नहीं होता, तो फिर हम नेट कैश फ्लो के अंदर उसे इंक्लूड नहीं करते होते। और सेम चीज़ पे वो उसके साथ पेएबल के साथ होती है कि हम प्रॉफ़िट के जब कैलकुलेट करते हैं तो उससे परचेज़ वो वाली पेएबल वाली परचेज़िंग को भी माइनस कर देते हैं ना एज़ अ एक्सपेंस के तौर पर। लेकिन हम नेट कैश फ्लो के अंदर उन्हें माइनस नहीं करते, क्योंकि हमने तो कौन-सा पेएबल को पे किया है, जो कौन-सा हमारा कोई कैश वगैरह भी गया है। तो इसलिए हम पेएबल को माइनस नहीं करते होते हैं। क्लियर है इतना? गाइस, अच्छा। अभी आगे चलते हैं। तो कैश फ्लो होता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए। कैश फ्लो के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए हमने प्रॉफिट वगैरह को नहीं देखना होता, हमने अपने कैश फ्लो को देखना होता है। तो कैश फ्लो के इससे कि काफ़ी सारी रीज़न्स हैं इसके पीछे कि हम कैश फ्लो को क्यों ज़्यादा मतलब तरजीह क्यों देते हैं प्रॉफिट की जगह पे। प्रॉफिट को ही हर टाइम क्यों नहीं देखते रहते हम लोग। कैश फ्लो को देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि कैश फ्लो अगर नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो ऑर्गेनाइजेशन आगे ऑपरेट नहीं कर सकेगी। चाहे उसका प्रॉफिट मिलियंस के अंदर भी शो हो रहा होगा, तो अगर उसके पास कैश ही नहीं होगा ऑपरेट करने के लिए, तो वो क्या ही कर लेंगे। तो और टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ कंसीडर्ड, मतलब कि प्रॉफिट के अंदर रिसीवेबल को भी एज़ अ रेवेन्यू उन्होंने कंसीडर किया हुआ है। चाहे वो हमें 3 महीने के बाद पे करे, तो उस टाइम उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी ना इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करना होता है हम लोगों ने, तो इसलिए हम कैश फ्लो को ही सिर्फ़ देखते होते हैं कि अगर हमको रिसीवेबल 3 महीने के बाद मिलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें देगा तो वो उतने पहले जितने पैसे ही, लेकिन क्या नाम है, उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी ना पैसों की। और थर्ड चीज़ होती है कि ऑब्जेक्टिव फिगर देन कि कैश फ्लो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फिगर है कि प्रॉफिट से। लाइक कि प्रॉफिट इमेजिनरी होता है ना, एक तरह से इमेजिनरी आप कह सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरेटिकल होता है। लाइक कि आप इतना एक्सपेंस कर लिया है, इतना इनकम कर ली, तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो उस तरह नहीं होता। इतना सारा कुछ उस तरह नहीं चल रहा होता जिस तरह आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ मतलब शो कर रहे हो, सब कुछ उस तरह तो नहीं होता। तो इसलिए हम कैश फ्लो को भी साथ देखते हैं, क्योंकि चाहे आपको जितना मर्ज़ी प्रॉफ़िट शो हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशन के पास पैसे नहीं होंगे तो खाक कर लेगा काम। और जो इंडिकेशन ऑफ वैल्यू, मतलब कैश फ्लो जो होता है वो ज़्यादा वैल्यू जो भी आपके पास पैसों की पड़ी है, तो वो पता नहीं क्या बकवास लिखी है, छोड़ो। आगे मतलब कैश फ्लो की उन्होंने वही बताई हुई इम्पोर्टेंस वगैरह के, ये जो भी होता है कि कैश फ्लो वाइटल चीज़ है, कि लाइफ ब्लड वगैरह है, तो सेम चीज़ है वही वाली। इसे पढ़ लो एक बार।
लास्ट वाला मतलब ऑब्जेक्टिव वाला उसने इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट तो एक सब्जेक्टिव चीज़ समझ लो आप, एक तरह से थ्योरेटिकल ही हो गया। ये जैसे हमने नॉन करंट एसेट बाय किया है, तो वो एज एक्सपेंस उसे ट्रीट नहीं करेगा, वो एज एसेट एक्सपेंडिचर ट्रीट करेगा, उसका एसपीएल के अंदर कोई मतलब की एंट्री नहीं जाएगी। तो प्रॉफिट को हमारा कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपनी कैश फ्लो की बात करें, तो हमने तो कैश काफ़ी ज़्यादा पे कर दिया होगा उसके लिए, तो इसलिए ओके हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी सेम चीज़ होती है कि हमने एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट के अंदर हम एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, लेकिन असल में तो हमने कुछ भी पे नहीं किया होता, तो इसलिए कैश फ्लो के अंदर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं कि जो एक्चुअल में हमारी बिजनेस के अंदर हो रहा होता है। आगे चलते हैं। इसके अंदर फिर से टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कि जो हमारे पास अभी पैसे पड़े हैं ना, उसकी वैल्यू फ्यूचर वाले इनफ्लो से काफ़ी ज़्यादा है। कि अगर आपके पास इधर एग्जांपल के लिए उसने लिखा है कि अगर आपके पास अभी 10,000 रुपये हो और आपको 2 साल के बाद 12,000 रुपये जा हो, तो आप कौन से को चूज़ करोगे? जाहिर सी बात है, अभी वाले पैसों को चूज़ करोगे ना। पहले आप ये पढ़ लो, बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मतलब कि कैश फ्लो को हम डिस्काउंट मतलब कि इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से अगर हमें बाद में पैसे मिलेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी ना। तो ये उससे एग्जांपल वगैरह दी हुई है नीचे। और ये एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं, पहले इतना ही पढ़ो, नीचे सॉल्यूशन देखा तो फिर समझ लो नंबर कट जाएंगे आपके। सिर्फ इधर दिक्कत देखो, एग्जांपल सॉल्व कर लो पहले। जब एग्जांपल सॉल्व कर लो तो मैसेज कर देना। एक मिनट, मैं करता हूँ। अभी आ रहा है? वो कह रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास 10,000 रुपये हैं, अभी 10,000 डॉलर है आपके पास, दो ऑप्शन है। या तो आप अभी मतलब बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दो और 7% इंटरेस्ट देगा बैंक आपको, और वो हर साल मतलब कंपाउंड होगा हर साल के हिसाब से। या फिर आप ऐसा करो कि आप अपने मतलब दोस्त के बिजनेस के अंदर लगा दो और वो आपको ना 2 साल के बाद 12,000 रुपये दे देगा। तो अभी आपने ये देखना है कि आपके पास कौन सा ऑप्शन है जो ज़्यादा आपको सही लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करोगे। आप ऊपर वाले की वैल्यू कैलकुलेट कर लो ना जल्दी जल्दी। अच्छा, तो सॉल्व करते हैं फिर इसे कि 10,000 रुपये हमने पहले, हमारी प्रिंसिपल की अमाउंट 10,000 रुपये थी ना, तो हमने उससे आगे कैलकुलेट करना है 10,000 जो भी डॉलर्स थे उसे हमने एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पहले देखना है कि 2 साल के बाद इसके क्या बन जाएगा, हमें कितने पैसे मिलेंगे।
तो प्रेज़ेंट वैल्यू जो है अभी मतलब प्रिंसिपल की अमाउंट जो है वो 10,000 है और जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है, मतलब 0.07 उससे 7% यही बन जाता है ना। और n इज़ इक्वल टू 2, मतलब 2 साल हैं जो हमें 2 साल के लिए हमने इन्वेस्ट करना है ना। और फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है कि फ्यूचर में इसकी क्या मतलब वैल्यू होगी। तो 10,000 जो प्रिंसिपल है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0.07, मतलब 7% के साथ करो या 0.07 के साथ करो, और इसकी पावर लेंगे 2 की, क्योंकि 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 11449। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन तो ये था कि है ना, हम ये 10,000 रुपये अपने दोस्त के बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर दें और वो हमें 12,000 रुपये वापस रिटर्न करके देगा। तो हमने फिर इन दोनों का कंपैरिज़न करके देखना है कि कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है हमें। तो जो हमें एक तो क्या अगर तो मतलब हम डिपॉज़िट करेंगे तो वो 11,449 तकरीबन देगा। लेकिन अगर हम अपने दूसरे फ्रेंड के बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 12,000 का रिटर्न देगा। तो सिंपल सी बात है। 1 मिनट, ये क्या है? अच्छा, इससे मतलब वो उससे हिसाब से तो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सही है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि अभी उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू भी इतनी है या नहीं है कि हमें 12,000 अगर बाद में मिलेगा भी 2 साल के बाद। तो अभी उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू 10,000 को जस्टिफ़ाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो हम जो फ्यूचर की वैल्यू है ना 12,000 और इंटरेस्ट रेट 0.07 ही हम इमेजिन कर लेते हैं। और n इज़ इक्वल मतलब 2 साल के बाद हमें 12,000 मिलेगा ना, तो हम उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला फ़ार्मूला यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0.07 के साथ और उसकी पावर लेंगे -2। तो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर बन जाएगा 0.8734 और मल्टीप्लाई करेंगे जब हम अपने फ्यूचर वैल्यू के साथ, तो हमारे पास प्रेज़ेंट वैल्यू आ जाएगी 10,000 और $481। मतलब कि हमें 12,000 जो 2 साल के बाद मिलेंगे, आज उसकी वैल्यू 10,000 और $481, तो हम 10,000 इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें $481 एज़ अ प्रॉफ़िट समझ लो हो रहा है। सो इसलिए हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अगर तो ये नेगेटिव के अंदर आ जाता, मतलब 10,000 से भी कम इसकी प्रेज़ेंट वैल्यू बनती, तब हम किसी के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि हमें फ्यूचर के अंदर इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा जितना अभी हमें पे करना पड़ रहा है। क्लियर है? आगे चलें? एक मिनट, मैं स्क्रीन बड़ी कर लूँ। नेट प्रेज़ेंट वैल्यू इस तरह होती है कि ना, हम इन्वेस्टमेंट की अपनी देखते हैं कि प्रेज़ेंट वैल्यू क्या बनेगी। हमें जैसे किसी जगह पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उसे मतलब कांस्टेंट तो नहीं मिलता होता ना हमें। बैंक डिपॉज़िट के अंदर तो हमें फ़िक्स रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन किसी प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं या किसी और चीज़ के अंदर करते हैं तो हमें वेरिएबल अमाउंट मिलती है हर साल। तो हम नेट प्रेज़ेंट वैल्यू एक टेक्नीक होती है कि ना, हम जो जो भी इन्फ्लोज़ हमें आएँगे ना पूरे सालों के अंदर, जो आगे आने वाले इस इन्वेस्टमेंट की वज़ह से, उसके हम डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज़ करके हम उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू देखते होते हैं। सारा क्लियर हो गया? ठीक है। ये वाला चैप्टर भी ठीक है? मतलब आगे ये वाला चैप्टर आगे ये वाला चैप्टर कंटिन्यू करें या बस एंड कर दें? या ठीक है। ठीक है फिर। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, कल देखेंगे अगर मतलब कैश बजट वग़ैरह के अंदर भी इश्यू होगा ना, तो फिर कल वो वाला भी कर लेंगे। वैसे तो पेपर भी होने ही वाले हैं अब। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने लीव करना है तो कर दें।